हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा 8वीं में बच्चों, आज का हमारा विषय सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है, पाठ 5वां, इनसाइड द एटम, जिसका तीसरा भाग आज हम देखेंगे। परमाणु का अंतर्भाग, भाग तीसरा। इसके अंतर्गत हमारी आज की जो चर्चा होगी वह है वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और संयोजकता कवच पर अधिक चर्चा होगी। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, ये लेसन शुरू करने से पहले हमने अब तक जो समझा है उसको एक बार देख लेते हैं। हमने देखा बोर का परमाणु सिद्धांत, फिर परमाणु की संरचना। और परमाणु की संरचना में हमने देखा कि किसी भी परमाणु में 3 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 प्रकार के, यानी उसके सूक्ष्म कण, मूल कण। एक होता है धनावेशित प्रोटॉन, दूसरा होता है उदासीन न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एक साथ नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में होते हैं। तो ये हमने पिछले बार देखा था, और हमने उदाहरण देखा था हीलियम और हाइड्रोजन के परमाणु का। हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, क्योंकि हीलियम के परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है। तो परमाणु क्रमांक जो दिया गया है तत्वों का, वह इन्हीं प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर है। प्रोटॉन अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और परमाणु क्रमांक 2 होगा। प्रोटॉन अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है और परमाणु क्रमांक भी 1 होगा। हमने पिछली बार चर्चा किया था। तो परमाणु क्रमांक कैसे दिया गया ये आपने देखा। अब परमाणु का द्रव्यमानांक यानी मास कैसे निकाला जाएगा, उसका कुल वजन कैसे। तो जैसा कि हमने चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉनों का वजन न के बराबर है। इसका मतलब परमाणु में बचा क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर ही परमाणु का द्रव्यमानांक बनता है। तो परमाणु का द्रव्यमानांक के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी P और N जुड़ जाते हैं, और जो भी टोटल होगा वही द्रव्यमानांक होगा। यहाँ अगर 2 2 हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो
4 हो जाएंगे। एक न्यूट्रॉन होगा तो 3 हो जाएंगे। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर ही द्रव्यमान बनता है, ये मुख्य बात है। संख्या कितनी है वो अलग अलग तत्वों पर निर्भर करता है। तो तत्वों का लेखन किस हिसाब से किया जाता है, कैसे पहचानते हैं कि तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है और उसका भार क्या है या द्रव्यमान क्या है, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। क्रमांक को Z और भार को A से दर्शाते हैं और उसको एक संकेत के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन जिसका क्रमांक 1 है और द्रव्यमानांक 1 है, तो संकेत H और द्रव्यमान और क्रमांक इस तरह से लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे H के लिखा जाता है। तो नीचे क्रमांक, ऊपर द्रव्यमानांक। हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमानांक 4, तो इस तरह से लिखा जाएगा, क्रमांक नीचे, द्रव्यमान ऊपर। आज की चर्चा में हम देखेंगे किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका वितरण किस तरह से होता है। क्या वो एक ही कक्षा में घूमते हैं, सब इलेक्ट्रॉन एक साथ घूमते हैं, या अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं। फिर अगर वो अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं तो वो किस तरह उसका वितरण होता है कि पहली कक्षा यानी जो नाभिक के करीब है उसमें कितने होंगे, फिर उसके बाद वाले दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर अंत में हम पहुंचेंगे संयोजकता की ओर। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षाओं में घूमते हैं नाभिक के बाहर, और कक्षा की बात करें तो कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसका एक फॉर्मूला है 2n²। इसी के आधार पर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होगी। n क्या है, कक्षा की संख्या। चलिए देखते हैं। ये एक नाभिक है और ये पहली कक्षा, नाभिक के समीप को पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इस तरह से कक्षाएं हैं। और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये हमने जाना है। लेकिन किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह 2n² फॉर्मूला से निर्धारित करेंगे। कैसे? तो ये पहली कक्षा, हम पहले नाम देख लेते हैं कक्षाओं का, क्रमांक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। इस क्रमांक को कवच नाम भी दिया गया है, क्रमांक को नाम भी दिया गया है। जैसे नाभिक के पहले क्रमांक वाली कक्षा को, ये क्रमांक है, उसको के से शुरुआत किया गया है, के नाम। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में के से शुरू करेंगे, पहला के, फिर दूसरी कक्षा को एल कवच, फिर एम, एन, ओ, पी, इस तरह से कक्षा या कवच का नाम है। तो जब भी आपसे कहा जाए पहली कक्षा का नाम क्या है तो के, चौथी कक्षा का नाम एन, ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो नाम और क्रमांक ध्यान रखेंगे। n कक्षा क्रमांक है और ये कक्षा क्रमांक 2n² में डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल जाएगा। चलिए हम उसको जरूर ट्राई करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये नाभिक और कक्षाएं यहाँ हमें दिखाई दे रही हैं। कक्षाएं हैं यहाँ पर, पहली कक्षा के, दूसरी एल, एम, एन, वो पता है। n कक्षा का क्रमांक है। यदि n 1 हो, देखिए यहाँ पहली कक्षा दिख नहीं रही है,
क्योंकि हमें यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लगाना है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यदि n 1 हो गया तो फॉर्मूला है 2n², इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 2 गुणे n 1 हुआ तो n का वर्ग, अर्थात 2 गुणे 1 बराबर हो गया 2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो यहाँ पर पहली कक्षा दिखाई दे रही है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह है वह है 2 की। तो पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो वो कहाँ जाएंगे। तो पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये इस फॉर्मूला से हमें पता चला। तो हमने जाना पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो पहली कक्षा क्लियर हो गई हमारी। अब हम चलते हैं दूसरी कक्षा में, दूसरे कवच L में। यहाँ पर कक्षा क्रमांक है और कक्षा का कवच का नाम है। तो K में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब L यानी दूसरी कक्षा में चलते हैं। नहीं, हम चलते हैं सीधे तीसरी कक्षा में, यानी हर एक का जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फॉर्मूला आप खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 3 का उपयोग करके देखते हैं। 2 के लिए आप स्वयं रख के देख लीजिए, 2 दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर तीसरी कक्षा की ओर चलें तो n 3 हुआ, तो 2n² के हिसाब से 2 गुणे 3 का वर्ग हो गया 2 गुणे 9, अर्थात 18। तो तीसरी कक्षा में यानी कक्षा जो M है, कवच M, उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉनों की जगह बनती है। तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं कक्षा का जो की त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है, इसलिए वो कक्षा बड़ी होती जाती है, तो उसमें कैपेसिटी भी बढ़ गई। तो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम कैपेसिटी हो सकती है। तो बताइए दूसरी में कितनी होगी। स्वयं रख के देखिए, n बराबर 2 रखेंगे तो n का वर्ग 4, 4 दूनी 8 आएंगे, यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 हो सकते हैं, तीसरे में 18, चौथी में 4 रख के देखेंगे, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 हो सकते हैं। इस तरह से 2n² से हमें कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का पता चलता है। उस हिसाब से एक तालिका है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 32 पर है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। कवच संकेत या नाम दिया गया उसका KLMN, n क्रमांक है तो पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 होगा। सूत्र है 2n², उसके हिसाब से यहाँ हमें मान रखना है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, वो आपको बताना है। तो अभी हमने देखा कुछ, दूसरी कक्षा में कितने होंगे, तीसरी में कितने होंगे और चौथी में कितने। पहले में 2 गुणे 1 का वर्ग अर्थात 1, 2 हमने देखा पहली कक्षा K में 2 ही इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है। 2 गुणे 2 का वर्ग दूसरी कक्षा के लिए, L कवच के लिए 2 गुणे 4, 8, अधिकतम 8। 3 का हमने चेक किया, 2 गुणे 3 का वर्ग अर्थात 18 हुआ। 4 के लिए कितना होगा, 2 गुणे 4 का वर्ग, 4 चौक 16 दूनी 32, तो 32 होंगे। खाली जगह छोड़ दिया है, आप इससे भर सकते हैं। तो उस हिसाब से KLMN या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कवच में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, समा सकते हैं, कितनी जगह है, वो हमें यहाँ पता चलता है। तो अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम
परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण या संरूपण देखेंगे। अलग अलग तत्वों के में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, तो उनका वितरण किस तरह से होगा। उदाहरण लेते हैं कार्बन C इस तत्व का। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है Z 6 है। इसका अर्थ हुआ इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी 6 हुई। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में वितरित होंगे। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, अधिकतम 2, हमको पता है। अब 2 हो गए, बचा कितना, 4। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, लेकिन 4 ही है, मतलब 4 के चारों आ जाएंगे, उसमें जगह तो 8 की है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, हो गए 6, और 6 ही हैं तो पूरा बट गया। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण उसको हम कैसे लिखेंगे, पहली कक्षा में 2, तो 2 पहले लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरी कक्षा में कितने हैं वो लिखेंगे। तो ये संख्या के रूप में 2,4 यह क्या बताता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसको रेखांकन या चित्र द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं वो हम देखेंगे। तो चित्र द्वारा व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नाभिक बनाते हैं, उसमें संकेत लिख दिया C, कार्बन के बारे में है ये। पहली कक्षा में 2, तो हम इस तरह से बनाएंगे। दूसरी कक्षा में 4, यानी 2 ही कक्षा है, 2 और 4 की, तो 2 ही कक्षा होनी चाहिए। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2, और शेष जो 4 वो किस में चले जाएंगे, दूसरी कक्षा में। तो ये हो गया चित्र द्वारा, रेखांकन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, संख्या द्वारा भी, चित्र द्वारा भी। तो पहली कक्षा में K में 2, L में 4, कुल मिला के 6, और 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें कार्बन में। तो हमने कार्बन का देखा। दो, 4, और कैसे बनाया ये हमने जान लिया। चलिए अब देखते हैं सोडियम को। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11। पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8। तो क्या हम 8 रख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 पहले कक्षा में आ गए, दूसरी में 8, 10 हो गए। अब कितना बचा, 1। वो 1 कहाँ जाएगा, वो तीसरी कक्षा में। और तीसरी कक्षा की कैपेसिटी तो 18 की है, लेकिन यहाँ पर 1 हमने आराम से लिख दिया। तो 2, 8, 1, यानी इसके इलेक्ट्रॉन 3 कक्षाओं में बटे। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनों का संरूपण 3 कक्षाओं में होगा। पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1 होंगे। और इसको रेखांकन द्वारा कैसे बनाएंगे, चित्र द्वारा। तो पहले एक नाभिक बनाते हैं, उस पर सोडियम Na लिखेंगे, फिर पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1, इस तरह से चित्र बना देंगे, जैसे हमने कार्बन का बनाया। तो ये 2 अंदर की भीतरी की, यानी पहली कक्षा K में 2 हैं, फिर L दूसरी कक्षा में 8, और M तीसरी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 3 कवच, 3 कक्षा वाला यह परमाणु है।
तो ये अभी हमने जो जाना इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का, उसी आधार पर एक सारणी आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। पेज नंबर 33 पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिए गए हैं। कुछ मैं बता दूंगा, कुछ आप स्वयं करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पर कवच का संकेत के, एल, एम, एन दिया गया है और उसके नीचे उसकी अधिकतम संख्या, यानी के में 2 हो सकते हैं अधिकतम, एल में 8, एम में 18, ओ में 32 लिखा गया है। शुरू करते हैं। कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संख्या 6 लिखी गई है। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2, तो बचा हुआ 4 कहाँ जाएगा? दूसरी कक्षा में। तो 2 ही कक्षा है तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 में ही विभाजित होगा, 2,4। आगे समझ में ये कैसे हमने बनाया संरूपण। नाइट्रोजन 7 है, लिखा इलेक्ट्रॉनिक संख्या, तो पहली कक्षा में 2, बचा हुआ 5 कहाँ जाएगा? दूसरी कक्षा में, क्योंकि वहाँ 8 आ सकते हैं। 2 और 5, यहाँ भी 2 ही कक्षा वाला यह परमाणु है, यहाँ 2 ही कवच है इसमें, तो 2,5, 2 कवच दिखाई दे रहे हैं, के, एल। बाकी आप स्वयं करेंगे। इसी में अगली जो कड़ी में हम देखते हैं एक उदाहरण, एक दो, जैसा कि कक्षा का नाम के, एल, एम, एन, और हम देखते हैं ऑर्गन, उसका इलेक्ट्रॉनिक की संख्या है 18। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने? 8 आ सकते हैं, 8 2 10 खत्म हो गए, बचे कितने 18 में से? 10 निकल गए, 8, वो आ जाएंगे तीसरी कक्षा में, यानी 8। अर्थात ऑर्गन जो है 3 कवच वाला परमाणु है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में 3 कक्षा यानी दिखनी चाहिए। तो 2,8,8 कॉमा लगाकर कक्षा को अलग किया जाता है। तो 3 कक्षा हमें दिखाई दे रही है और बाहरी कक्षा जो है इसकी एम है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ब्रोमीन देखते हैं, लिखा है 35 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहली कक्षा में 2, फॉर्मूला के हिसाब से, दूसरे में 8 हो सकते हैं अधिकतम, तीसरी में 18 हो सकते हैं, लेकिन कुल तो 35 है, तो कितने हो गए? 2 8 10 और 18 28 पूरे हो गए, बचे कितने? 7। वो 7 कहाँ जाएंगे? चौथी कक्षा में, यानी ओ कवच में। तो यह जो ब्रोमीन है 4 कवच वाला परमाणु है, तो यहाँ पर चारों कवच दिखने चाहिए, 2,8, 18 और आखिरी कवच में 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा सोडियम के इलेक्ट्रॉन 11 थे। संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे लिखते हैं और रेखांकन द्वारा कैसे लिखते हैं वो हमने जाना, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर संख्या के रूप में 11 को बांटेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो पहले में 2, दूसरे में 8 अधिकतम, तीसरे में 1, 3 कवच वाला यह संरूपण दिख रहा है संख्या के रूप में। रेखांकन के रूप में हम चित्र बनाते हैं, तो पहले अंदर सोडियम नाभिक बनाएंगे, फिर पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है दिख रहा है आपको, फिर दूसरी कक्षा उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, 8, और बचा हुआ 1 जो है वो तीसरी कक्षा में है। तो यह चित्र द्वारा, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों ही संरूपण है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, लेकिन एक संख्या के रूप में है तो एक रेखांकन या चित्र के रूप में है। तो हमने सोडियम का ही उदाहरण लिया था, उसी को एक बार फिर से देखेंगे। तो पहली कक्षा का नाम के, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरी कक्षा का नाम एल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इस तरह। और तीसरी कक्षा एम, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, तो तीसरी कक्षा में 1। ये संरूपण है, दोनों रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और तीसरी कक्षा का नाम एम। तो अब कुछ
प्रश्न है उसको ध्यान से समझिए, बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। तो बताइए सोडियम परमाणु में कुल कवच कितने हैं? तो दिखाई दे रहा है सिंपल सा 3 कवच है ना, KLM। अगला, सबसे बाहरी कवच का नाम क्या है? तो सबसे बाहरी कवच जो है M है। तो सबसे बाहरी कवच का नाम M। अगला, सबसे बाहरी कवच में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में बाहरी कवच में एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो बाहरी कवच में कुल एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने क्यों जाना? क्योंकि बाहरी कवच का कुछ विशेष नाम है और वह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसी पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जो सबसे बाहरी कवच होता है किसी भी परमाणु के संरूपण में, उसको हम कहते हैं संयोजकता कवच। ध्यान रखेंगे नाम को, सबसे बाहरी कवच को संयोजकता कवच कहते हैं। अगर एक ही कक्षा है, एक ही कवच है, तो वही संयोजकता कवच हो जाएगी। 2 कवच है तो दूसरी कवच यानी L जो है वो संयोजकता हो जाएगी कवच। और अगर 3 कवच वाला है ये, तो M जो है वो संयोजकता कवच होगा किसी भी परमाणु के लिए। तो सबसे बाहरी बाह्यतम वाले को संयोजकता कवच कहते हैं। और बाहरी कवच में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर बाकी छोड़कर जो बाहरी कवच है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाहरी कक्षा ही संयोजकता कक्षा है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम की बाहरी कवच या संयोजकता कवच का नाम M है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो चलिए, अभी तक हमने जो जाना उस पर आधारित कुछ स्वाध्याय है आपके पाठ्य पुस्तक में, पेज नंबर 38। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला अ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु में पाए जाने वाले मूल कण है ना तीनों, इसको क्या कहते हैं? उपपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। गुड। दूसरा आ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? हमने बार बताया, प्रोटॉन में धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। तीसरा है ई, परमाणु के नाभिक के सबसे समीप वाली कवच, नाभिक के सबसे पास यानी पहली कवच को क्या कहते हैं? के से शुरू होता है ना, KLMN, तो के कहते हैं। चौथा है ई, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यहाँ पर 2, 8, 2 दिया गया है, यानी 3 कवच है इसमें, है ना, KLM। तो इससे ज्ञात होता है कि मैग्नीशियम का संयोजकता कवच किसे कहते हैं? बताओ। संयोजकता कवच मतलब जो सबसे बाहरी कवच है, और यहाँ पर तीसरा कवच है बाहरी, और उसका नाम क्या होगा? M है, KLM। बिल्कुल सही पहचाना आपने। कुछ और यहाँ पर स्वाध्याय है, उसको देखते हैं। प्रश्न छठा है, जोड़ियाँ मिलाओ आपके पाठ्य पुस्तक में। तो आसानी से आप समूह अ और समूह ब की जोड़ी लगा सकते हैं। प्रोटॉन का संबंध क्या है? ऋणावेशित, उदासीन या धनावेशित? तो हमने बार बार जाना कि प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण है। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और एक उदाहरण देखते हैं पेज नंबर 38 पर। दी गई जानकारी के आधार पर ज्ञात करना है। पहला है, सोडियम की जानकारी दी गई है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक दिया गया है। उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान 23 है, प्रोटॉन 11 है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए 23 में से 11 निकाल देंगे, तो बच गया न्यूट्रॉन यानी 12। दूसरा उदाहरण है, कार्बन का द्रव्यमान 14 है और क्रमांक 6 है, तो
पूछा गया है द्रव्यमान तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो ऊपर लिखा गया है वह ए जो है वो परमाणु द्रव्यमानांक है 14। तीसरा उदाहरण है क्लोरीन क्रमांक। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।